वह हिंदू थे और यही कारण था कि उन्होंने उनसे भी बदला लेना शुरू किया और उस स्थिति में उनको मारना काटना शुरू कर दिया। उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए और गांव के गांव जो है वो तबाह कर दिए। एक ही दिन में ढाका के अंदर लगभग 10,000 लोगों को मारा काटा गया और उनकी महिलाओं को ले जाकर के स्वयं ने उनकी पत्नियां बना लिया। बहुत बड़ी आबादी को इस झांसे में लिया जा रहा है कि ये देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस झांसे में आने की जरूरत नहीं, इस देश को एक महान भारत राष्ट्र बनना चाहिए और उसी के लिए इस देश के सभी लोगों को भारतीय नागरिक बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी इतिहास बना नहीं सकती और इसीलिए इतिहास को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे के निर्णय किस प्रकार से लिए जाए। किस प्रकार से जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वह पाकिस्तान के धार्मिक राष्ट्र बनने की लालच में आगे जीते और जोगेंद्र नाथ मंडल का ही एक महत्वपूर्ण योगदान था, उन्हीं का एक करिश्मा था जिसके कारण वो वहां से चुनाव जीते थे। एक सफेद दाढ़ी वाला मुसलमान जो है वो पीछे से गालियां निकालते हुए आया, उसने कहा, ओ ढेडो, तुमने हमारे तालाब को अछूत कर दिया, अपवित्र कर दिया। उस समय रमजान का महीना था और वहां पर कई सारे लोग थे, इसकी जेल में कई सारे मुसलमान भाई जो है वहां पर इकट्ठे हुए और सबके सब लोग जो है वह गालियां देने लगे। और इस स्थिति में हमने देखा कि अगर हम लोग थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखें, धैर्य नहीं रखें तो स्थिति बिगड़ सकती है। हमने सुना, वो सारी चीजों को देखा और फिर मैंने बिगड़ते हुए बोला कि अगर कोई अछूत व्यक्ति मुसलमान बन जाए तो क्या फिर भी तुम ऐसी स्थिति उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो। एक ऐसे राजनेता के बारे में जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समकालीन राजनीतिज्ञ थे और जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचने के लिए रास्ता बनाया था, उस राजनीति लेके के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल की जो केमिस्ट्री थी वह मुस्लिम लीग के साथ, मुसलमानों के साथ ज्यादा रहती थी उच्च जाति के हिंदुओं के बजाय। और यही कारण था कि 1937 से लेकर के 1947 तक लगातार जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वह मुस्लिम लीग को सबसे पहले बंगाल विधानसभा के मेंबर चुने थे। 1937 से लेकर के 1947 तक वह लगातार मुस्लिम लीग के साथ बने रहे, लेकिन 1942 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के संस्थापक सदस्यों में से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजनेता के बारे में जिसे भारत के अंदर अछूत और पाकिस्तान के अंदर देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे राजनेता के बारे में जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समकालीन राजनीतिज्ञ थे और जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचने के लिए रास्ता बनाया था, उस राजनीतिज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं। वह राजनीतिज्ञ हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। एक ऐसा राजनीतिज्ञ जो एक अहम हिस्सा था इतिहास का, लेकिन उनका जो अंतिम समय था वह गुमनामी की स्थिति में बीता। ऐसा कैसे हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा से पहले हम उनके किरदार को समझने के लिए बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई किताब वेटिंग फॉर अ वीजा के चैप्टर नंबर 5 पर उनका जो वर्णन था उसके बारे में बात करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि 1934 में जब आंदोलन के जो मेरे साथी सहयोगी थे उन्होंने कहा कि सैर सपाटे पर चलना है, तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बना करके हमने कोशिश की कि हम चलेंगे। तो मैंने बोला कि नासिक में जो एवला में बौद्ध गुफाएं हैं वहां चलना जरूरी है, अगर चल ही रहे हो तो वहां पर निश्चित रूप से चलेंगे। वहां पर जाने के लिए हैदराबाद के एरिया से क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था और जो हैदराबाद का क्षेत्र था उसमें औरंगाबाद और दौलताबाद के किले आते थे। तो जब हम गए तो हमने किसी को नहीं बताया कि भाई हम घूमने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास कुछ कारें और एक बस थी, हम गए, किसी को इसलिए नहीं बताया कि अछूत लोग अगर कहीं घूमने के लिए आ रहे हैं तो उनका घूमना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कई प्रकार की जो स्थितियां थी वो बिगड़ सकती थी और परेशानियां आ सकती थी, इसलिए हमने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को बिल्कुल गोपनीय रखा। लेकिन दौलताबाद में हमने एक मैसेज पहुंचा दिया था हमारे लोगों को, मिलने वालों को, कि हम वहां पर आ रहे हैं। और जब हम दौलताबाद पहुंचे तो नगर के प्रवेश द्वार पर ही कई सारे हमारे मिलने वाले शुभचिंतक लोग जो है वहां पर इकट्ठे होकर हमारा इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए। जब हम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा चाय पानी के लिए, नाश्ते के लिए बोला, लेकिन समय थोड़ा लेट हो गया था, अंधेरा हो सकता था, इसलिए हम चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले दौलताबाद के किले को देखा जाए। तो हम लोग दौलताबाद के किले को देखने के लिए चले गए और ये दौलताबाद का जो किला है, जो राजा कृष्णदेवराय जो थे उनका एरिया था दौलताबाद। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जब हम दौलताबाद के किले को देखने के लिए गए, ऊपर चढ़े,
तो शुरुआत में ही जो मुख्य द्वार था, मुख्य गेट था किले का, उसके बाहर एक तालाब था जो पानी से लबालब भरा हुआ था। हम सब लोग थके हारे थे और चाहते थे, कई लोग चाहते थे कि उसमें नहाएं, लेकिन समय कम था, इसलिए नहाने के बजाय हम लोगों ने वहां पर बैठ करके हाथ मुंह धोए और वहां जो खुरंजा बना हुआ था उस पर बैठ करके थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया और उसके बाद हम चलने लगे, मुख्य द्वार के पास पहुंचे। इतनी देर में एक सफेद दाढ़ी वाला मुसलमान जो है वो पीछे से गालियां निकालते हुए आया। उसने कहा, ओ ढेड़ों, तुमने हमारे तालाब को अछूत कर दिया, अपवित्र कर दिया। उस समय रमजान का महीना था और वहां पर कई सारे लोग थे। इतनी देर में कई सारे मुसलमान भाई जो है वहां पर इकट्ठे हो गए और सबके सब लोग जो है वह गालियां देने लगे। और इस स्थिति में हमने देखा कि अगर हम लोग थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखें, धैर्य नहीं रखें, तो स्थिति बिगड़ सकती है। हमने सुना, वो सारी चीजों को देखा और फिर मैंने बिगड़ते हुए बोला कि अगर कोई अछूत व्यक्ति मुसलमान बन जाए तो क्या फिर भी तुम ऐसी स्थिति उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करोगे? तो उनसे उसका जवाब देते हुए नहीं बना। लेकिन इस बात को मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, ये समझाने का विषय यह है कि अछूत चाहे वह हिंदू हो, अछूत चाहे पारसी हो, अछूत चाहे मुसलमान हो, वह अछूत ही रहता है। इसलिए यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल की ओर। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो है भारतीय इतिहास के एक ऐसे कैरेक्टर थे जिनका जन्म 29 जनवरी 1904 को हुआ था। बांकुरा जो कस्बा था पूर्वी बंगाल के बारिसाल जिले में, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने पढ़ाई करके, वह एक अच्छे इंटेलिजेंट विद्वान थे, पढ़ाई करके वो एक बैरिस्टर बने और 1937 में उन्होंने राजनीति का जो अपना कैरियर था उसकी शुरुआत की और सबसे पहले बंगाल विधानसभा के वह मेंबर चुने गए। 1937 से लेकर के 1947 तक वह लगातार मुस्लिम लीग के साथ बने रहे। लेकिन 1942 में जब बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वह शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के संस्थापक सदस्यों में से एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। बाबा साहब अंबेडकर के समकालीन एक ऐसे राजनेता थे जो दलितों के लिए एक महान चिंतक और बड़े राजनेता थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो 1946 में, मार्च 1946 में जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह मुंबई से चुनाव हार गए थे। तब उस स्थिति में जुलाई में जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया और उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली कि जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, आप यहां से आकर के चुनाव लड़ें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, उन पर पूरा विश्वास था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो वहां पर गए और चुनाव लड़ा। 17 जुलाई 1946 को चुनाव हुआ था और 20 जुलाई 1946 को जब उसके रिजल्ट्स आए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे देश के अंदर जितने स्वतंत्र उम्मीदवार थे उनमें सबसे ज्यादा वोटों से वह जीते और जोगेंद्र नाथ मंडल का ही एक महत्वपूर्ण योगदान था, उन्हीं का एक करिश्मा था जिसके कारण वह वहां से चुनाव जीते थे। ये थे जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन उसके बाद स्थितियां कैसे बदली, क्या हुआ ऐसा कि ऐसा महान सितारा जो था बहुजन राजनीति का, दलित राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो था वह कैसे गुमनामी की स्थिति में चला गया। यहां पर हम देखें तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वह संविधान सभा के लिए चुने गए थे। बाबा साहब अंबेडकर को भी संविधान सभा के लिए चुना गया था। लेकिन चूंकि जोगेंद्र नाथ मंडल का जो एरिया था वह पूर्वी बंगाल में आता था और वहां पर पूर्वी बंगाल में जो सरकार थी वह मुस्लिम लीग की सरकार थी और जोगेंद्र नाथ मंडल उसके साथ 1937 से लगातार जुड़े हुए थे। वहां की जो स्थितियां थी वो इस प्रकार की थी कि वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य से गुलामी यानी आजादी चाहने की के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि वहां पर जो गुलामी थी वह वहां के जमींदारों की गुलामी थी। और जमींदार मुख्य रूप से ब्राह्मण और कायस्थ जाति के थे जिन्हें वहां पर भद्र लोग के नाम से जाना जाता था। और उनका जो उत्पीड़न था वह मुसलमानों और दलित हिंदू पर दोनों पर एक जैसा था। इसलिए
जोगेंद्रनाथ मंडल की जो केमिस्ट्री थी वह मुस्लिम लीग के साथ यानी मुसलमानों के साथ ज्यादा बैठती थी उच्च जाति के हिंदू के बजाय। और यही कारण था कि 1937 से लेकर के 1947 तक लगातार जोगेंद्रनाथ मंडल जो थे वह मुस्लिम लीग के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पर जब 9 सितंबर 1946 से जो संविधान सभा के लिए बैठक हुई उनमें जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग के साथ थे और वो कभी भी संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ जाने का फैसला लिया और मुस्लिम लीग के साथ ही पाकिस्तान के लिए जो पार्टीशन की स्थिति थी यानी भारत का जो विभाजन होना था और पाकिस्तान का बनना था, उन्होंने पाकिस्तान के बनने के लिए मुस्लिम लीग का साथ दिया। हालांकि शुरुआत में जब वो जुड़े थे मुस्लिम लीग से तो वो ये सोच रहे थे कि मुस्लिम लीग केवल राजनीतिक सौदेबाजी करने के लिए ही पाकिस्तान का नाम उठा रही है, लेकिन अंत में स्थिति ये आई कि मुस्लिम लीग जो है वह अलग देश के लिए ही पूरी तरह से तैयार हो गई और ये काम जो है वो होना ही था और इसके लिए मुझे उनके साथ रहना था। ये जो विचार थे वह जोगेंद्रनाथ मंडल के स्वयं के थे। हुआ ये कि जोगेंद्रनाथ मंडल जो थे वह पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ और 14 अगस्त को रात्रि के समय जब पाकिस्तान नया देश बना तो जोगेंद्रनाथ मंडल जो है वहां पर प्रथम लॉ एंड लेबर मिनिस्टर बनाए गए। जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया और संविधान सभा के वो सदस्य भी चुने गए। जोगेंद्रनाथ मंडल जब वहां पर पाकिस्तान में गए तो उनके साथ उनका जो समुदाय था एससी समुदाय, उस एससी समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा था जिसे नमोशूद्र समाज कहा जाता था और उस जमाने में लगभग 35 से 40 लाख नमोशूद्र समुदाय के जो लोग थे वह जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में ही टिक गए, क्योंकि जोगेंद्रनाथ मंडल जो थे एक बड़े राजनेता थे और उनका विश्वास करके वो वहां पर रुक गए। 3 साल की जो समय था उसी में यानी 1950 तक 1947 से लेकर 1950 तक जो स्थितियां बदली, उन स्थितियों के बदलाव के दौरान ही वो जो स्टेट था जिसे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना था, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान जो है वह धार्मिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो गया और ऐसी आई कि वह देश जो है वह धार्मिक राष्ट्र बना यानी मुस्लिम राष्ट्र बना। और मुस्लिम राष्ट्र के लिए जिन लोगों ने विरोध किया, 4 वहां पर संविधान सभा के मेंबर जो हिंदू समाज से आते थे उनमें 3 लोगों ने उसका विरोध किया, बाकी सब लोगों ने उसका साथ दिया। 4 में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उस मुस्लिम राष्ट्र को बनने के लिए साथ दिया और वो व्यक्ति था स्वयं जोगेंद्रनाथ मंडल, जिन्होंने उस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनने के लिए स्वीकृति प्रदान की। धीरे धीरे स्थितियां बदली, जैसे जैसे वहां पर मुस्लिम समाज के हिस्से में हक अधिकार की चीजें जो थी वो धीरे धीरे उनके हाथ में आती गई और जैसे ये चीजें उनके हाथ में आई तो उन्होंने हिंदू शब्द जो कि उनके लिए कई सालों से सदियों से जहां पर वह भारत के अंदर हिंदुओं के अंडर में एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहे थे, तो इस कारण से उनके अंदर जो जहर भरा हुआ था वो चाहे दलित ही क्यों न हो वह हिंदू थे और यही कारण था कि उन्होंने उनसे भी बदला लेना शुरू किया और उस स्थिति में उनको मारना काटना शुरू कर दिया। उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए और गांव के गांव जो है वो तबाह कर दिए। एक ही दिन में ढाका के अंदर लगभग 10,000 लोगों को मारा काटा गया और उनकी महिलाओं को ले जा करके स्वयं ने उनकी पत्नियां बना लिया और बलात्कार किया गया। ये स्थिति जब स्वयं जोगेंद्रनाथ मंडल ने देखी और उन्होंने ये कहा कि जब ये स्थिति मेरे समाज के साथ हो रही थी और सबसे ज्यादा मेरे समाज के साथ इसलिए हुई थी कि वह समाज किसी भी प्रकार से आत्मरक्षा के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वह मेरे ऊपर विश्वास करके वहां पर टिक गया था। लेकिन जैसे ही मुस्लिम राष्ट्र बना, धार्मिक राष्ट्र बना, तो उसकी जो प्रताड़ना थी वह इतनी विकराल थी जो देखा नहीं गया और वहां से जोगेंद्रनाथ मंडल जो है वो चुपचाप निकल करके भारत आए और कलकत्ता से उन्होंने पाकिस्तान में अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भेज दिया। ये जोगेंद्रनाथ मंडल की कहानी थी जो यहां तक थी और उसके बाद जोगेंद्रनाथ मंडल जो थे वह कलकत्ता में झुग्गी झोंपड़ी के अंदर 1950 से लेकर के 5 अक्टूबर 1968 तक रहे और गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। अब जो बड़ा राजनेता था
उस बड़े राजनेता का अपने समाज पर भी वर्चस्व खत्म हो गया था, उस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वहां पर वो लोगों को रोता बिलखता छोड़कर आ गया था। और ये गिल्टी स्वयं के अंदर भी थी, जिसे उन्होंने दबाने के लिए अपने आप को गुमनामी में खो दिया। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि भाई मैं और जाकर के इस तरह की स्थितियां बनाऊं जिसके अंदर मैं, हालांकि उन्होंने चुनाव लड़े लेकिन हर बार वो उनकी जमानत जब्त हुई। अब यहां पर बात करते हैं तो जोगेंद्रनाथ मंडल क्यों गए, उसके कारण क्या थे। उन्होंने खुद ने वहां की असेंबली में इस चीज का जिक्र किया था कि मैं वहां पर क्यों गया, पाकिस्तान जाने का रास्ता मैंने क्यों चुना। उसका कारण यह था कि मैं मुस्लिम लीग के साथ लगातार बना हुआ था और मेरी ट्यूनिंग जो थी वह मुस्लिम लीग के साथ अच्छी थी। दूसरा कारण यह था कि यहां पर जो एरिया है उस एरिया में जो प्रताड़ना थी, जो उत्पीड़न था, वह मुसलमानों का नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति जो थी वह दलितों की आर्थिक स्थिति के समान ही थी। उनके रोजगार के अवसर तो जो थे वह खेतों में मजदूरी करने का या खेतों में काम करने का जो था वो उसी प्रकार का था। और जो उत्पीड़न था वो उच्च हिंदू समाज के लोगों का उत्पीड़न था, जिसके कारण दोनों समाज एक जैसे महसूस करते थे। यही कारण था कि मैंने भाई उच्च हिंदू जाति में जो दलित समाज है उसका उत्थान और विकास संभव नहीं है, और जब पाकिस्तान बनेगा तो वहां पर इन दोनों के जो हित है वो एक जैसे हैं, इस कारण से इनका विकास संभव है, इसलिए पाकिस्तान जाने का रास्ता चुना। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान जाने के रास्ते का जो कारण था वो ये था कि जो मुस्लिम समाज है वो सदियों से भारत के अंदर एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहा था। तो मैंने सोचा कि जब ये दलित समाज पाकिस्तान के अंदर जाएगा, वहां पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहेगा, तो जो समुदाय सदियों से अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में किसी देश के अंदर रहा हो, शायद वह दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय का दर्द अच्छी तरह से समझेगा। यही कारण था कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आगाह करने के बावजूद, उनके समझाने के बावजूद उन्होंने ये बात कही थी 1940 में ही, जब धर्म आधारित पाकिस्तान राष्ट्र बनने की बात चल रही थी, तब से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म आधारित राष्ट्र के विरोध में आगाह करते आ रहे थे, पूरे देश को आगाह कर रहे थे। उन्होंने कहा था जो मुसलमान है वह मुसलमान इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं समझते, वह यहाँ पर केवल मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं, मुसलमानों के अलावा चाहे कोई भी हो उसे अपना भाई नहीं समझते। यानी उनका जो ब्रदरहुड है वो धर्म के आधार पर है, और यही एक कारण था जो मैंने समझने की गलती की थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे उनको नहीं समझा गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल पाकिस्तान के धार्मिक राष्ट्र बनने के लिए ही देश को आगाह नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस बात के लिए भी आगाह किया कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र भी बनता है, जिस तरह से पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है, उसी तरह से अगर ये देश हिंदू राष्ट्र भी बनता है तब भी ये एक बहुत बड़ा खतरा हिंदुओं के लिए है। और क्यों? क्योंकि हिंदू राज्य लोकतंत्र के लायक नहीं है, और यही कारण है कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। यानी धार्मिक राष्ट्र जो है वह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये आगाह उन्होंने किया था। और ये बात जब उन्होंने इस्तीफा दिया जोगेंद्रनाथ मंडल ने, तब अपने इस्तीफे में क्लियर की कि अगर मैं उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से सहमत होता कि धार्मिक राष्ट्र जो है वो इतना खतरनाक होता है, तो शायद मेरा डिसीजन कुछ अलग तरह का होता, और यहाँ की राजनीति और सामाजिक स्थिति में और सांस्कृतिक स्थिति में जो परिवर्तन होता वो कुछ अलग प्रकार का होता। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं वो कितने प्रासंगिक हैं हर चीज के लिए, और उस जमाने में भी उन लोगों को उन्होंने समझाया, और आज तक उनके विचार जो है वह हर चीज के लिए, चाहे उनकी दूरदृष्टि को इंगित करते हैं, उजागर करते हैं। यहां पर हम एक और बात करें, और वो बात है कि कुछ लोग आज जोगेंद्रनाथ मंडल जो है उनके किरदार को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन यहां पर पूरा जो चीजें देखने की, परिप्रेक्ष्य को देखने की बात है, तो वह है कि कोई भी राष्ट्र अगर वह धार्मिक राष्ट्र है
तो वो दूसरों के लिए उत्पीड़न का कारण निश्चित रूप से बनेगा, जो उनकी विचारधारा में फिट नहीं बैठते हो। और उनकी विचारधारा जो है, अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर अगर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है तो यहां पर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर आधारित है। और जाति व्यवस्था में जो निचले पायदान पर है या फिर अन्य धर्मों के जो लोग हैं उनके लिए यहां पर हिंदू राष्ट्र बनने पर वही स्थितियां उत्पन्न होगी जो पाकिस्तान के अंदर अन्य लोगों के लिए उत्पन्न हुई थी। और इससे इस कड़वी सच्चाई से हमें मुकरना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि इस देश के महान लोकतंत्र को जो गणतंत्र बना है, उसके लिए जो आजादी दिलाई है, जो आजादी मिली है, उसकी लड़ाई को पुख्ता तरीके से लड़कर इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाए रखने के लिए काम करने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब का जो वो कोट था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी इतिहास बना नहीं सकती। और इसीलिए इतिहास को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे के निर्णय किस प्रकार से लिए जाए, किस प्रकार से जोगेंद्रनाथ मंडल जो है वह पाकिस्तान के धार्मिक राष्ट्र बनने की लालच में आ गए थे, झांसे में आ गए थे, और आज दोबारा से इस देश के बहुत बड़ी आबादी को इस झांसे में लिया जा रहा है कि ये देश जो है वह हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस झांसे में आने की जरूरत नहीं, इस देश को एक महान भारत राष्ट्र बनना चाहिए और उसी के लिए इस देश के सभी लोगों को भारतीय नागरिक बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।